क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अपन ने पढ़ा था J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। यहां से ये चीज और प्रूफ करी थी कि जो आई होता है बच्चों किसके इक्वल होता है? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी आपके धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को अपन विद्युत धारा बोल सकते हैं। यहां से डेफिनेशन भी और निकल के आई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक सदिश राशि होती है। अब क्योंकि एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा किसकी दिशा में होती है? विद्युत धारा की दिशा में। यहाँ पे ए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है और ए कॉस थीटा क्षेत्रफल सदिश का वो घटक है जो कि विद्युत धारा की दिशा में होता है। फिर अपन ने इसका मात्रक भी निकाला था कल की क्लास में, तो इसका मात्रक हमारे पास निकल के आया था एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। यहां इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर मीटर की पावर -2। ठीक है ना, ये इसका मात्रक था। अच्छा, इसके अलावा इसकी विमा अपन ने पढ़ी थी, तो विमा हमारे पास आ गई थी एल की पावर -2 A1। ये इसकी विमा आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था किसी चालक पर अगर अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, कहीं पे भी भागते अपनी इच्छा से। तो किसी भी दिए गए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से आने वाले और जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, मतलब नेट जो आवेश का फ्लो होता है या नेट आवेश जो होता है वो शून्य होता है। इसलिए किसी भी चालक में विद्युत धारा में कभी भी फील नहीं होती अगर आपने उसके ऊपर कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रखा, मतलब आपने उसको किसी बैटरी से अटैच नहीं करा। लेकिन जैसे ही आप इस चालक को किसी भी बैटरी से अटैच करते हो तो बैटरी से अटैच करने के बाद क्या होता है? जैसे ये चालक है तो चालक को जैसे आपने किसी बैटरी से अटैच किया, मतलब मान लो जैसे आपने बैटरी लगा दी, तो जैसे आप बैटरी लगाओगे इस पे एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। उस विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन को पर एक बल लगेगा जो कि किसकी वजह से लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की वजह से लग रहा है। और ये बल किसके बराबर होगा बच्चों? माइनस का ई वेक्टर, अगर सदिश रूप में लिखूं तो, क्योंकि जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर ये बल लग रहा है और उस बल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने के लिए बाध्य हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले सीधी सरल रेखा में चल रहे थे, अब उनका पाथ थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, तो ये वो कुछ इस तरीके से चलने लग गए, वक्रित पार्ट में कुछ चलने लग गए इस तरीके से। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से गति करने लग गए। फिर हमने बोला था यहाँ पर अगर अपन F का फॉर्मूला लिखे तो उसको m a वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन हमने बोला यार जब यहाँ से त्वरण का मान निकालते हैं वो तो निकल के आ जाता है माइनस का ई वेक्टर अपॉन m, यानी जब विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर बल ना लगना चाहिए और उस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित होना चाहिए। बट वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन त्वरित होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो वो कुछ बीच के स्थिर आयनों से बार बार टकराता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप गाड़ी पे जा रहे हो, बार बार बैरिकेटर से टकराते जा रहे हो तो आपका वेग बार बार क्या हो रहा है? जीरो होता जा रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित नहीं हो पाता। उसका त्वरण लगभग कितना हो जाता है? उसका लगभग त्वरण कितना हो जाता है हमारे पास? अगर मैं एवरेज त्वरण की बात करूं तो एवरेज त्वरण हमारे केस में हो जाता है 0। ठीक है ना, तो क्योंकि इसका एवरेज त्वरण हमारे पास 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इसका जो वेग है वो क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। उस नियत वेग को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या हिंदी में जिसको बोलते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग, या क्या बोलते हैं, दो नाम में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हो, तीनों नाम सही है इसके। ठीक है ना, तो आज अपने को उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करना है। डेफिनेशन वगैरह हम सब कुछ कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आज दो नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। एक बच्चों पहला टॉपिक है हमारे पास मुक्त पथ, एक है मुक्त पथ। तो बच्चों मुक्त पथ क्या होता है? अच्छा, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फ्री पाथ। बच्चों फ्री पाथ या मुक्त पथ क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है चल रहा है और जब वो आयनों से टकराता है तो दो टक्करों के बीच में उसने जितनी भी दूरी तय करी, जैसे इस केस में, जैसे इस डायग्राम के अंदर, जैसे मान लो ये एक पहला इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहाँ पे चला, ये यहां से यहाँ पे चला, तो ये दो टक्कर हुई, यहाँ पे एक टक्कर हुई होगी ऑब्वियसली और यहाँ पर एक टक्कर हुई होगी। तो इन दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी, है ना। तो जो उसने दूरी तय करी है ना उसको अपन बोलते हैं मुक्त पथ। ठीक है, जो दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन ने दूरी तय करी उसको अपन क्या बोलते हैं? मुक्त पथ, क्योंकि वहां पर वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सीधा सीधा चल रहा था। ठीक है ना, और अगर इन सारे मुक्त पथ का अपन एवरेज निकाल दे, औसत निकाल दे, तो उसको अपन माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। तो दो टर्म है हमारे पास। पहली टर्म है मुक्त पथ, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत, मतलब क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, ये लिखना बहुत जरूरी है। टक्करें तो बहुत सारी हो रही है, पहली के बाद पांचवी टक्कर नहीं लेनी है, पहली के बाद दूसरी टक्कर ही लेनी है, पांचवी के बाद छठी टक्कर ही लेनी है, इसलिए लिखा दो क्रमागत
टक्करों के मध्य, टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए पथ को, तय किए गए पथ को, किए गए पथ को मुक्त पथ कहते हैं, को मुक्त पथ, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री पाथ, मुक्त पथ या फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है बच्चों। और मान लो हमारे एक इलेक्ट्रॉन ने 1000 टक्करें करी, तो ऑब्वियसली बात है दो टक्करों के बीच में दो 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 ऐसे करते करते उसने कुछ ना कुछ मुक्त पथ तय किया होगा हर दो टक्करों के बीच में। अब अगर मैं इन सारे मुक्त पथों का माध्य ले लूं तो उसको अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। तो हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा माध्य मुक्त पथ। अच्छा, फ्री पाथ को अपन लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, लेमडा। और मीन फ्री पाथ को इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो जो मीन फ्री पाथ होता है बच्चों, इसका सिंबल होता है लेमडा और उसके ऊपर आप बार लगा दो। कैसे, जैसे आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़कर आए ना, माध्य कैसे निकालते थे, एक्स के ऊपर बार लगा देते थे ना, जैसे माध्य निकालते थे एक्स के ऊपर क्या लगा देते, बार लगा देते थे। वैसे यहां पर आप लेमडा के ऊपर बार लगा दो, तो या फिर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, आप इसको ऐसे ब्रेसेस में लेमडा लिख सकते हो। इसका मतलब भी फिजिक्स के अंदर मीन ही होता है, माध्य होता है। ठीक है ना। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन द्वारा, या ऐसे लिख दो, मुक्त पथों के माध्य को, माध्य का मतलब औसत, माध्य को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और ये निकलेगा कैसे, बहुत आसान है। इसको अपन लिखेंगे बच्चों लेमडा बार। मान लो पहली दो टक्करों के बीच में उसने कितनी दूरी तय करी, लेमडा 1, दूसरे के बीच में लेमडा 2, तीसरे के बीच में लेमडा 3, चौथे के बीच में लेमडा 4, करते 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 मान लो n टक्करों में उसने दूरियां तय करी है ना। और अगर अपन इसको n से भाग देते हैं, n क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे टक्करों की संख्या, और लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, लेमडा n क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में उसने जितनी दूरी तय करी है। तो अगर हम इन सबका एवरेज ले लें, औसत ले लें, तो जो हमें टर्म मिलेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। ठीक है बच्चों। तो यहां पर n क्या है, टक्करों की संख्या, और लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 क्या है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य की दूरी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ऐसे बच्चों जैसे मुक्त पथ होता है, वैसे एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं विश्रांति काल, विश्रांति काल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, सिंबल को अपन बोलते हैं टाउ। ये सिंबल अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये सिंबल अपन ने पढ़ा था जब अपन ने बात करी थी बलागुण के बारे में। तो सिंबल को बोलते हैं अपन टाउ, आप सब जानते हो, पहले पढ़ा हुआ अपन ने। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम या फिर विश्रांति काल क्या होता है, जैसे दो क्रमागत टक्करों के बीच में उसने जो दूरी तय करी है उसको मुक्त पथ बोलते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच में उसने जितना समय लिया है उसको अपन विश्रांति काल बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिए गए समय को, लिए गए समय को विश्रांति काल कहते हैं, को
विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसे इसके अंदर लेमडा होता है तो इसके अंदर टाउ हो जाएगा, वैसे हमारे को चाहिए माध्य विश्रांति काल। तो वही कुछ नहीं है, सारे जो विश्रांति काल है उनके एवरेज को निकाल दो तो माध्य विश्रांति काल आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक और टर्म आ जाएगी माध्य विश्रांति काल, मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो अपन क्या करेंगे, जो भी हमें विश्रांति काल मिला उसके माध्य को अपन क्या बोलेंगे, माध्य विश्रांति काल, है ना। तो विश्रांति कालों के माध्य को, कालों के माध्य को अपन माध्य विश्रांति काल कहते हैं। कैसे निकालेंगे अभी बताया, जिससे वैसे ही निकलेगा। इसको भी अपन टाउ और बार लगा देंगे। अपन किसी भी चीज का माध्य निकालना, बार या फिर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे तो ब्रैकेट लगा दो, दोनों एवरेज को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी उसी के सेम टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 ऐसे ऐसे करते टाउ n तक, और n यहाँ पर हमारे पास टक्करों की संख्या है। सिंपल उसका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीज जो टर्म थी जो मैंने आपको बताई। अब अपन निकालने वाले बच्चों अपवाह वेग। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपवाह वेग की गणना। अपवाह वेग का सूत्र चाहिए मेरे को, अपवाह वेग की गणना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्या था अपवाह वेग? जब हम किसी भी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते, कैसे उसके दोनों तरफ एक बैटरी लगा दी, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। उस बल के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। लेकिन वास्तविकता में चलते टाइम इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से टकराते हैं, तो इनके कारण इनका जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, वो लगभग 0 हो जाता है और इनका वेग नियत हो जाता है। उस नियत वेग को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन, आपका अपवाह वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मान लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक तार के अंदर 0.1 मिलीमीटर की दूरी तय करता है, 1 मिलीमीटर का भी 10वां भाग तय करता है 1 सेकंड में। तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मूव करता है, कछुए से भी स्लो। ठीक है, तो बहुत आसान है इसकी गणना करने का। इसके लिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की पहली समीकरण यूज करेंगे। वो समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस AT। अब ये इक्वेशन डायरेक्टली नहीं लग सकती, अपने को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का एवरेज लेना पड़ेगा। तो दोनों और माध्य लेने पर, दोनों और माध्य लेने पर, माध्य लेने पर v का माध्य लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया माध्य को अपन इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही u का माध्य लेंगे और ऐसे ही AT का भी माध्य लेंगे। ठीक है ना, तो माध्य के लिए बस आपको इस सिंबल बना देना है, दैट्स इट। अब हम जो बोल रहे हैं वेग के माध्य को ही तो अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो यहां पर vd का माध्य एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सॉरी v का माध्य किसके बराबर हो जाएगा, vd के माध्य के। बच्चों u है उसका प्रारंभिक वेग, मतलब जब आपने आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, जब बैटरी लगाई थी, उससे पहले का उसका वेग। तो उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से भाग रहे थे। तो अगर आप उन सबका एवरेज लोगे, अच्छा चाहो तो इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो। हाँ, तो जब आप उन सबका एवरेज लोगे तो एवरेज तो 0 ही आएगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो कुल मिला के उनका वेग कितना हो गया, 0। तो आप चाहो तो लिख दो, ये हमारे पास है विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पूर्व का वेग, आरोपित करने से पूर्व, करने से पूर्व जो आपने इनका जो वेग का एवरेज लिया था उसको अपन बोलेंगे u वेक्टर पार। ऐसे ही बच्चों इसमें जो त्वरण है इसका आप एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि त्वरण नियत रहेगा। वो त्वरण कहां से आएगा, पढ़ा था अभी अपन ने, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का E वेक्टर, इसको अपन लिखेंगे MA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का E वेक्टर, और ये हमारे पास A वेक्टर किसके इक्वल हो गया, माइनस का E वेक्टर अपॉन ये। ठीक है,
तो अपना ए वेक्टर जो है वो नियत है, ध्यान रखना, उसका एवरेज अपन नहीं ले सकते। तो ए को तो अपने एज इट इज छोड़ दिया, तो ए वेक्टर का सीधा सीधा मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का ई वेक्टर अपॉन, और जहां तक बात है टी के एवरेज की, तो बच्चों टी का एवरेज हमारे पास हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम के बराबर यानी टाउ के बराबर। आप चाहो तो टाउ बार लिख दो, नहीं तो टाउ लिख दो, चलेगा, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो हमने टी के एवरेज को लिख दिया टाउ। तो हमारे पास कुल मिला के वीडी का फॉर्मूला आया, वीडी बराबर माइनस का ई टाउ अपॉन एम, जहां पर एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम क्या है पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसके अलावा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और टाउ क्या है यहां पर विश्रांति काल या माध्य विश्रांति काल। ठीक है बच्चों, वापस देखते हैं, हमारे पास जनरल इक्वेशन थी v इक्वल्स टू u प्लस एटी, वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, फिर अपन ने दोनों तरफ माध्य लिया। अच्छा, अंतिम वेग का माध्य एक्चुअली आपके हमारे टाउ के इक्वल आएगा, मतलब सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल आएगा, अपवाह वेग के इक्वल आएगा। प्रारंभिक वेग का एवरेज लिया तो 0 आ गया। ए का हम एवरेज ले नहीं सकते क्योंकि ए नियत रहेगा सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, इतना ही लगेगा, चाहे कुछ भी कर लो, सारे इलेक्ट्रॉन पर समान ही लगने वाला है। और टी का हम एवरेज ले सकते हैं, टी का एवरेज हमारे पास टाउ के इक्वल आएगा, टाउ लिख दिया हमने, ये फॉर्मूला आ गया। ये बच्चों इसका सदिश रूप है, ध्यान रखिएगा, ये इसका सदिश रूप है। मान लो आप इसका सदिश रूप नहीं लिखना चाहते, आप अपवाह वेग का सदिश रूप नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या करोगे, तो आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे वी डी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। उधर माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, उधर माइनस का चिन्ह बस यही बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, और जब आप सदिश रूप नहीं लिख रहे हो तो आपको माइनस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, विपरीत दिशा में गति करता है, दिशा में गति करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और है, ये जो टाउ होता है ना बच्चों विश्रांति काल, ये विश्रांति काल मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। किसी मटेरियल के लिए विश्रांति काल ज्यादा होता है, किसी मटेरियल के लिए विश्रांति काल कम होता है, वो उसकी प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है। अगर किसी पदार्थ के अंदर स्थिर आयन बहुत ज्यादा है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विश्रांति काल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। विश्रांति काल कम होने का मतलब है पदार्थ में धारा आसानी से नहीं बह पा रही है। ठीक है, तो विश्रांति काल किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके, यह पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन दिए हुए पदार्थ के लिए नियत ही रहेगा। जैसे मैं मान लो कॉपर की वायर ले रहा हूं, अब कॉपर की वायर में पतली लूं, मोटी लूं, कितनी कैसी भी लूं, लंबी लूं, छोटी लूं, डजंट मैटर, उसके लिए टाउ की वैल्यू हमेशा नियत रहेगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो टाउ होता है या जो रिलैक्सेशन टाइम होता है विश्रांति काल, वो पदार्थ के लिए अलग होगा, जैसे एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। ठीक है ना, आप दूसरा कोई मटेरियल ले रहे हो तो उसके लिए कुछ और होगा, लेकिन दिए गए मटेरियल, जैसे मेरे पास दो कॉपर की वायर है, दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई है, बस एक लंबी और एक छोटी है। ठीक है ना, एक लंबी और एक मोटी है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा, लेकिन प्रतिरोधकता तो सेम होगी। आगे डिस्कस करेंगे और 10वीं कक्षा में पढ़ के भी आए हो कि भाई मटेरियल के लिए प्रतिरोधकता सेम ही होती है, जैसे ही कॉपर है, प्रतिरोधकता सेम ही होगी, प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। तो इसी तरीके से दोनों के लिए टाउ की वैल्यू यानी विश्रांति काल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम कॉपर से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन में किसी दिए गए पदार्थ के लिए ई, टाउ और एम, ये तीन चीजें होती है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख देते हैं एक नोट, वो क्या है, किसी दिए गए पदार्थ के लिए, दिए गए पदार्थ के लिए देखो सीधी सी बात है, टाउ तो कांस्टेंट रहना है, उसका कुछ नहीं कर सकते, बाकी ई और एम तो किसी भी पदार्थ के लिए नियत रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो किसी दिए गए पदार्थ के लिए टाउ नियत, ऐसे लिख दो, टाउ नियत रहता है एवं ई व एम का मान सभी पदार्थों के लिए समान रहता है, सभी
पदार्थों के लिए समान रहता है, पदार्थों के लिए समान रहता है। तो आप वेरी किस में करवा सकते हो? सिर्फ इसमें। आप वेरी जो है वेरिएशन किस में करा सकते हो बच्चों? वेरिएशन आप करा सकते हो ई में, इसमें आप वेरिएशन करा सकते हो और किसमें भी वेरिएशन नहीं करा सकते। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं वीडी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, वो सीधे समानुपाती होता है बच्चों ई के। अगर आप किसी पदार्थ में ज्यादा प्रभावी विद्युत क्षेत्र लगाओगे, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाई, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवावेग बढ़ेगा, तेज बहेगी। बार ऑब्वियसली बात है, धारा तेज बहेगी। आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, करंट स्लो होगा। 4 वोल्ट की लगा दी, और तेज करंट फ्लो होगा। आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और तेज करंट होगा। तो जैसे जैसे आप विभवांतर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वीडी जो होता है वो ई के सीधे समानुपाती होता है। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है बच्चों, उस नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू को हम बोलते हैं गतिशीलता। म्यू को हम क्या बोलते हैं? म्यू को हम बोलते हैं गतिशीलता। और ये हर पदार्थ के लिए अलग होती है। किस पर निर्भर करती है? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को कंपेयर करो तो दोनों फॉर्मूले अलग नहीं, एक्चुअली सेम ही है। तो ऊपर से आपको समझ आएगा कि म्यू वास्तव में और किसी के इक्वल नहीं बल्कि ई टाउ अपॉन एम के इक्वल होती है। वापस समझना, उस फॉर्मूले से अपन ने बोला जो वीडियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, कैसे बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कैसे बढ़ाओगे? बैटरी पावरफुल लगा दो, पावरफुल बैटरी लगाओगे, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो वीडी का मान बढ़ेगा। तो बेसिकली वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ई के। अब हमने बोला जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, तो एक कांस्टेंट हमारे पास हो गया म्यू, जिसको अपन बोलते हैं गतिशीलता। म्यू सबको पता है, इसका सिंबल का नाम म्यू होता है। ठीक है ना, गतिशीलता बोलते हैं। और गतिशीलता पदार्थ टू पदार्थ अलग अलग होता है। जैसे कॉपर के लिए गतिशीलता का मान जो होगा ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम के लिए थोड़ा सा कम होगा, और दूसरे पदार्थ लोगों तो कम होगा। जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता कम है उतना ज्यादा गतिशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, तो म्यू जो है, अब म्यू का फॉर्मूला अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो समझ आएगा कि म्यू का वैल्यू होती है ई टाउ अपॉन एम। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके लिए ई टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए गतिशीलता भी ज्यादा होगी, जिसके लिए रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, जिसके लिए विश्रांति काल ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर होके ज्यादा दूरी तय कर पा रहा है, मतलब रोड अच्छा है, साफ सुथरा रोड है, टूटा फूटा रोड नहीं। ठीक है, तो उसके लिए टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी और म्यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। बेटा वेक्टर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आपने इसमें वेक्टर लगा दिया कोई इशू वाली बात नहीं है, बस वेक्टर लगाते जाना, बस माइनस का चिन्ह जरूर लगा देना। मान लो अगर आप वेक्टर का चिन्ह लगा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का म्यू ई वेक्टर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें। अगर आप सदिश रूप लिखना चाहते हो तो, नहीं लिखना तो छोड़ दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सदिश रूप लिखते हो तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, सदिश रूप नहीं लिखते हो तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा, आपका नाम गलत बोला मैंने, सोनम श्रेगिल, सही तो लिखा बोला था मैंने, शेरगिल। अच्छा ओके बेटा, देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपन ने बोला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह की गणना कर रही थी। ठीक है ना, या जिसको अपन अनुगमन वेग भी बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम में कुछ और नाम आ जाए तो घबरा मत जाना, इसको अपन अनुगमन वेग भी बोलते हैं। तब इसी के नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए, अपवाह वेग आ जाए, अनुगमन वेग आ जाए। कभी भी अगर हिंदी में समझना है तो, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, तो आप प्लीज इंग्लिश भी एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि है ना, वो कुछ भी नाम दे देते हैं, मतलब हिंदी का कोई और नाम दे देते हैं। हमको पता तो है वो टॉपिक क्या होता है, लेकिन क्योंकि नाम ही हमने पहली बार सुना, कुछ नया नाम आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ उस पर्टिकुलर टर्म का इंग्लिश में भी नाम याद रखो, जिससे जब एग्जाम में कभी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के अंदर वो, मतलब मान लो लाइन लिखी हुई है और मान लो इन्होंने हिंदी में कुछ अलग ही वर्ड दे दिया, मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ अपवाह वेग ही पढ़ा है, अनुगमन कभी नाम ही नहीं सुना। ठीक है, अब एग्जाम में आ गया अनुगमन वेग के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा अनुगमन वेग कौन सा चैप्टर है भाई, कहां से आ गया अनुगमन वेग। पर नीचे लिखा हुआ है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर, अच्छा ये अपवाह वेग की बात कर रहा है, इसलिए ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ध्यान रखें। फिर हमने दोनों तरफ एवरेज लिया था, फिर इस एवरेज को तो अपन ने वीडी बोल दिया। अंतिम वेग है क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगा चुके हैं। प्रारंभिक वेग 0 होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले
अगर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इधर 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 भाग रहा था, तो उनका एवरेज वेग हो गया 0। ए की वैल्यू कांस्टेंट है, पहले निकाल चुके हैं, और टी के एवरेज को अपन विश्रांति काल बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। बस इससे ये फॉर्मूला आ गया। माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि भाई जो वीडी की डायरेक्शन है वो ई डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है, मतलब विद्युत क्षेत्र आगे लगा तो इलेक्ट्रॉन पीछे भागेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर सदिश रूप नहीं लिखना, नॉर्मल फॉर्म लिखना, तो माइनस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने बोला यार वीडी जो होता है वो ई के सीधे समानुपाती होता है। जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे और करंट तेज फ्लो होगा। ठीक है, तो वीडी जो होगा ई के सीधे समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आ गया जिसको अपन बोलते हैं म्यू। म्यू को बोलते हैं गतिशीलता। वास्तविकता में ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। कंपेयर करने पे पता चला ई टाउ अपॉन एम जो है म्यू के बराबर होना चाहिए, वो हमने नीचे लिख दिया। ठीक है ना, एक्चुअली हमने ऊपर वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई करा और कुछ नहीं करा बस। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में गतिशीलता क्या होती है, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कभी एग्जाम में बोले गतिशीलता को मेंशन करो तो आप बोल सकते हो यह आपका अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। यह अपवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है। चलिए, अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं। या तो अपवाह वेग पे डेरिवेशन आने के चांसेस होते हैं, या फिर अपवाह वेग और विद्युत धारा में रिलेशन आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, नेक्स्ट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के। जैसे मैंने आपको बोला डेरिवेशन छोटे छोटे 4-4 लाइनों के, और कुछ नहीं। तो आपको अगर अपवाह वेग की गणना करने के लिए एग्जाम में आ जाए, क्या करोगे? ये सब लिखोगे, बस साइड में जरूर मेंशन करते जाना। तो ये सब लिखा, 4-5 लाइनें जो भी हैं, और यहां तक खत्म, डेरिवेशन ओवर हो गया। ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा अलग से बताया मैंने आपको। तो डेरिवेशन ज्यादा बड़े बड़े नहीं है चैप्टर में, छोटे छोटे से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह वेग यानी वीडी एवं विद्युत धारा, विद्युत धारा आई में संबंध। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत समझना है कि भाई रिलेशन किस में चाहिए, तो वीडी में चाहिए और एक आई में चाहिए, इन दोनों में संबंध चाहिए अपने को। ठीक है, तो संबंध में आपको बता देता हूं, आई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है, इस तक पहुंचना है। तो अगर आपको फॉर्मूले रटे हुए है ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं तो बता देता हूं अपनी तरफ से। तो मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है ना, और इस चालक पदार्थ को आपने किसी विद्युत क्षेत्र, किसी बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही आपने इसको बैटरी से जोड़ा तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया कुछ इस तरीके से, और विद्युत क्षेत्र की वजह से इसमें जो इस तरीके से विद्युत धारा भी बहने लग गई। अब इलेक्ट्रॉन तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत धारा में भागते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भागेंगे इस दिशा में। ठीक है, कुछ और चीजें भी हमें पता है, जैसे इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, इस चालक की लंबाई l है। ठीक है ना, तो अपन पहले लिख देते हैं, माना एक चालक जिसकी लंबाई l एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है को एक बैटरी से जोड़ा जाता है, जिसके कारण इसमें आई विद्युत धारा, आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
तो भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है आपके पास ए, लंबाई इसकी एल, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक, एक और चीज यहां पे अपने को और मेंशन करनी है, जो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है ना, पदार्थ के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व, बच्चों इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व का होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। संख्या को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, n है। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना मान लिया? n। जैसे मान लो मैं इसको बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि मान लो इसके 1 मीटर स्क्वायर में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको क्या बोला? इसके 1 मीटर स्क्वायर में, सॉरी 1 मीटर क्यूब में, एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने 1 मीटर क्यूब का, उस 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोलेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है या आवेश घनत्व जो है वो कितना हमारे पास? n। आवेश घनत्व की जगह आवेश, इलेक्ट्रॉन घनत्व की जगह आवेश घनत्व लिख दो। ठीक है, तो आवेश घनत्व इसका कितना बच्चों? n। ठीक, अब जब मैंने बोला आवेश घनत्व, आवेश घनत्व का मतलब हो गया स्मॉल n इज इक्वल्स टू टोटल आवेश अपॉन इसका आयतन। आवेश घनत्व का मतलब क्या है? टोटल आवेश एकांक आयतन में आवेश। यहां पे लिख देता हूं, लिख दो एकांक आयतन में आवेश। को अपन बोलते हैं आवेश घनत्व। ठीक, तो भाई n किसके इक्वल हो गया? Q बाय V के। वैसे जनरली अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू NE। बस प्रॉब्लम ये कि आप यहाँ पे स्मॉल n नहीं लिख सकते क्योंकि स्मॉल हम ले चुके हैं, तो NE बाय V बोल देते हैं। यहाँ पर n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और V है इसका आयतन। तो देखिएगा, जहां तक बात है इस चालक के आयतन के बारे में, तो भाई इस चालक का आयतन कैसे निकालोगे? ये एक बेलन है, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो है ही नहीं, रेडियस पेडियस तो है ही नहीं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये बचपन में पढ़ा था, लेकिन इसने अपने को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डायरेक्टली दे दिया, तो हम इस पाई आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए, और इसकी लंबाई इसने दे दी एल, इसलिए हम लिख सकते हैं एल। तो कुल मिलाकर इसका आयतन और कुछ नहीं आ गया, क्या आ गया हमारे पास? ए इंटू एल। तो हम लिख सकते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना? डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, क्यू इक्वल्स टू एन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए एल। बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे अपन ने आयतन आवेश घनत्व माना है। आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में आवेशों की संख्या। आवेश का जनरल फॉर्मूला होता है NE, जनरली स्मॉल n लिखते हैं। स्मॉल n इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल n पहले ही यूज कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जहां अपन एकांक आयतन की बात करते हैं, एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं, एकांक लंबाई की बात करते हैं, वहां पर हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। ठीक है ना, और जहां पर कुल बताते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एकांक आयतन बोल रहा हूँ तो स्मॉल लेटर यूज करा मैंने, जबकि मैं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बात कर रहा हूं तो n की बात n है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया, ये वाला, ये हमारे n की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? मुझे धारा में चाहिए, धारा और वीडी में रिलेशन चाहिए। तो चलो धारा लिखते अपन। I इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन R। या तो आप इससे कर लो, या तो अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो, कर तो अपन इससे सकते हैं आराम से। ओके, तो I इक्वल्स हो गया V अपॉन R। ये लगा लेते हैं एक बार, सोचते हैं, कोशिश तो करें यही लगाने की, तो क्या ही लगा सकते हैं अपन। ठीक है, या फिर I की जगह एक जनरल फॉर्मूला दूसरा भी यूज कर सकते हैं जो अपन ने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। ठीक, Q को आप लिख सकते हो NE, और T तो T ही है, तो हम जानते हैं। अब समय का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, मतलब ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है? T, स्मॉल t। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन द्वारा बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय। यार A भी तो चेंज रहेंगे, काम करो, A भी मत लिखो, P क्यों लिख दो, उसको P लिख दो, उसको Q लिख दो।
P से Q तक पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ पे T क्या है, इलेक्ट्रॉन को P से Q तक पहुंचने में लगा समय, या बोल सकते हैं इसको L दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि L दूरी तो तय करवानी है इसको, ये देखो L दूरी तो है, L दूरी तय करवानी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन VD वेग से आगे भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से भाग रहा है, VD वेग से, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल या दूरी बट्टा वेग, जो भी आप लिखना चाहो। तो दूरी तय करनी है उसको L, और वो VD वेग से भाग रहा है, इसका मतलब हमारे पास समय किसके बराबर हो गया, L/VD। हमारा समय किसके बराबर हो गया, L/VD। समय बराबर दूरी बट्टा चाल लगा है, L लंबाई तय करनी थी, VD वेग से भाग रहा था, तो समय हो गया L/VD। अब बात आती है यहाँ पे NE को हटाना है, क्योंकि VD तो इंट्रोड्यूस करवा दिया हमने, अब NE को हटाना है। NE हटाएंगे हम इस वाले फॉर्मूले से, पढ़ा ना, N इक्वल्स टू NE/AL। तो यहां से उड़ाते, स्मॉल n किसके इक्वल पड़ा, NE/AL, है ना, क्रॉस कर दो, यहां से हमारे पास NE की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, A × L के। चलो, तो हमें NE की भी वैल्यू मिल गई और हमें T की भी वैल्यू मिल गई, डाल दो इसमें। I इक्वल्स टू कितना हो गया, NE की जगह हमारे पास आ गया A × L, और इसकी जगह हमारे पास आ गया L/VD। तो आपको पता है जब भी हमारा भिन्न भाग से गुणा में जाता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो L नीचे रख जाएगा और VD ऊपर चला जाएगा। L से M मिल गया, L से L मर गया, I इक्वल्स टू कितना हो गया, A × VD। बस ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दी, हाँ बहुत बुरी वाली गड़बड़ कर दी, इनसे तो गुणा ही नहीं करा, सॉरी बच्चों, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। NE/AL था, वज्र गुणा करा तो NE किसके बराबर आ गया, NaL के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, वापस लिख देते हैं, कोई बात नहीं। NE की जगह हमारे पास आ गया NaL, और T की जगह हमारे पास आ गया L/VT, ठीक है। तो हमारे पास आ गया NaL/L, और ये VD ऊपर चला गया, L से L कट गया, I आंसर आ गया। ठीक है, बच्चों हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, वो ये है, हमने बोला था एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश घनत्व का मतलब है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पे हमें लिखना था एकांक आयतन में, मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, अपने को एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ N आएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और कुछ नहीं, जरा सा है, ज्यादा नहीं। इस हिसाब से आपका ये चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास N की वैल्यू ANL, ठीक है। तो इस हिसाब से N की जगह हमारे पास आ गया NaL, E की जगह E, टाइम की जगह हमारे पास आ गया L/VD, व्युत्क्रम करा NaL E/VD/L, L से L कट गया, I की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, जैसे मेरे को याद है आप ऐसे लिख सकते हो, NeVD, मेरे को तो ऐसे रटा हुआ, ठीक है। एक बार वापस देखना, सबसे पहले एक चालक है, चालक की लंबाई हमने L ले रखी है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A ले रखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं VD वेग से भाग रहे हैं, ठीक है ना। हमने जो चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी वो है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, को आप भी बोलते हैं अपन आवेश घनत्व, ठीक है। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान रहा हूं, मतलब आयतन जाएगा डिवाइड में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें नहीं पता, जिसको अपन n बोलते हैं, उसको रखा अपन ने ऊपर, तो n/v बराबर हो गया हमारे स्मॉल n के इक्वल। तो यहां से v को अपन लिखते हैं N/L, कैसे हमने बोला, आयतन का फॉर्मूला बेलन की बात है, तो πr² × h होता है। तो लंबाई इसने L दे रखी थी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A दे रखा था, तो A × L से बन गया इसका आयतन, ये पुट किया है।
अब क्योंकि मुझे विद्युत धारा और आवेश घनत्व में संबंध चाहिए तो मैंने विद्युत धारा का जनरल फॉर्मूला लगाया, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू को लिखा मैंने N इंटू ई। अब भाई वीडी तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, वीडी तो चाहिए। तो हमने बोला एक्चुअली समय क्या है, समय हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से स्टार्ट करे और इस पॉइंट तक जाए तो उसने जितनी दूरी तय कर ली ना, मतलब जितना समय लिया ना, सॉरी, उसने उसको टी बोल रहे हैं। तो दूरी तो तय करी उसने एल, और कितने वेग से तय करी उसने वीडी, तो समय कितना लिया होगा उसने, समय बराबर दूरी बटा चाल एल बाय वीडी। इसको रखा यहां पर। एक और चीज, यहां से हमें एन की वैल्यू चाहिए थी, तो एन इक्वल्स टू ए बाय एल, अभी फॉर्मूला पड़ा, यहां से कैपिटल एन की वैल्यू आ गई एन ए एल। ठीक है, इसको हम यहां पे रख दिया, एल से आपका एल कट गया, हमारे पास फॉर्मूला गया एन ई ए वी डी। फॉर्मूला याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। एक नोट और है, कभी कभी धारा घनत्व वह अपवाह वेग में संबंध पूछ लेते हैं, तो वो इसी से निकलता है एक्चुअली। तो बच्चों धारा घनत्व वैसे सब जानते हो, जे इज इक्वल टू हमारे पास होता है जनरली आई बाय ए। ए cos थीटा तो हमें तब लिखना पड़ता है जब दोनों सेम दिशा में ना हो, तो यहां से आप आई बाय ए लिख दो इक्वल्स टू एन ई वी डी, बस कुछ नहीं करा, ए को नीचे लेके गए तो बन गया जे। तो जे का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो एन ई वी डी। क्या था, इसका सदिश रूप लिखना हो, आई तो सदिश था नहीं, ये तो सदिश है, तो हम इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर इज इक्वल्स टू एन ई वी डी वेक्टर। ये लो आ गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया हो, कि किसी को कोई समस्या इशू डाउट हो तो आप बता सकते हो।